प्रोग्राम कानूनी मशवरे में हाजिर एक बार फिर आपके मेज़बान इमरान शेख, मेरे साथ हैं साजिद मुस्तफ़ा, वी आर सोलिसिटर्स। हम इमिग्रेशन के हवाले से आपके तो तमाम जो हैं सवालों के जवाब देने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इमिग्रेशन में अभी जो रीसेंट चेंजेस आ रही हैं उसकी वजह से कई ऐसे सवालात हैं जो कि हमारे सामीन को, नाज़रीन को पेश आ सकते हैं। वो कई कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज़ हैं, कई सिंपल मैटर्स हैं, लेकिन बहरहाल रहनुमाई तो हर किसी को दरकार होती है। अपने सोलिसिटर्स के से सम टाइम जो है आप बर वक्त रब्ता ना होने की सूरत में भी कुछ सवालों के जवाब नहीं ले पाते, तो इस वजह से जो इस तरह के जो प्रोग्राम्स जो टीवी पे आते हैं इनका मकसद यही होता है कि आपके जहन में उठने वाले ऐसे तमाम सवालों के जवाब किसी न किसी तौर पर दिए जा सकें। आज का प्रोग्राम भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। हम आए हैं इसी बात को लेके अदा करने के लिए कि इमिग्रेशन में जो अभी रीसेंट चेंजेस स्पेशली आ रही हैं, जिसमें कि कुछ नए कवानीन जो है मंजर आम पर आने की उम्मीद की जा रही है। इमिग्रेशन एक्ट जो है 2014 वो इस वक्त पार्लियामेंट में ज़ेर बहस है। नए से जो रूल्स हैं उनको मज़ीद टाइटन किए जाने की जो एक्सपेक्टेशंस की जा रही हैं, ह्यूमन राइट्स की वजह से जो कर्टेलमेंट उनके ऊपर राइट्स के ऊपर की जा रही है, डिफरेंट जो पॉइंट बेस सिस्टम के अंदर जो कैटेगरीज हैं उनके अंदर जो मज़ीद जो है उनकी रिक्वायरमेंट्स जो है उनको इन्हांस किया जा रहा है। उसको इस लिहाज से मज़ीद कमिटमेंट होम ऑफिस की तरफ से देखने को आ रही है कि जैसे इंटरव्यूज़ का सिलसिला शुरू किया जा रहा है, और हर लिहाज से जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है इस चीज़ को यकीन कराने की कोशिश में है कि जो तमाम जो है एक ऐसा एक नेट जो है कहता है थ्रेशोल्ड मुकर्रर किया जाए जिससे सिर्फ वही लोग गुजर सकें जिनके पास जेन्युइन सर्कमस्टांसिस हैं, और वही इमिग्रेशन स्टेटस को अपने एक्सटेंड करवा सकें या लीव टू रिमेन या इंडेफिनिट लीव वगैरह जो है वो इसमें ले सकें। तो आज का प्रोग्राम भी इसी सिलसिले में है। हम आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप हमें अपने कॉल्स कीजिए और जो भी आपके सवाल हैं वो हमसे कीजिए। हम पूरी कोशिश करेंगे उनका जवाब देने के लिए। जहाँ तक ड्यूरेशन का ताल्लुक है, ये एक बड़ा एक सिंपल सा क्वेश्चन होता है जो कई लोग पूछते हैं। ड्यूरेशन नॉर्मली जो है वो होम ऑफिस के जो पेंडिंग केसेस होते हैं उसमें 18 वीक्स की जो स्टैंडर्ड ड्यूरेशन है। इट मे लॉन्ग अप टू 6 months और लिटिल बिट एक्स्ट्रा। सो इतना टाइम जो है कि एक स्टैंडर्ड टाइम है। अगर इससे ज़्यादा टाइम लगता है तो आप उसमें अपने वकील के ज़रिए या ख़ुद भी जो है होम ऑफिस को लिख कर या फ़ोन के ज़रिए इंक्वायरी करके उसको एक्सपीडाइट करवा सकते हैं। मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप आज कहीं हमें मटेरियल क्वेश्चन जो हैं वो सुनने को मिलेंगे और हम उसके जो है जवाबात भी उसी तरीके से देंगे। साहिब साहब, पहले तो थोड़ा सा हम इस वाले से बात करते चलें कि जो नया एक्ट आ रहा है इसमें हम क्या तब्दीलियाँ जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अब जो एक नक्शा लग रहा बताना चाहें इसमें। मेन जो मैंने आपको लास्ट प्रोग्राम में भी डिस्कस किया था उसमें भी बताया था कि अपील के राइट्स के मुतल्लिक हैं मेन चेंजेस जो आ रही हैं कि वो अपील के राइट जो है वो ख़त्म करने की डिस्कशन इसके अंदर ज़ेर बहस है। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात वो है कि जो नेशनलिटी है वो जो है वो स्टेटलेस करने की सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं कि अगर किसी की ब्रिटिश नेशनलिटी भी है लेकिन वो पब्लिक कंडक्ट के लिए बंदा वो सही नहीं है तो उस सिचुएशन के अंदर वो उसकी नेशनलिटी भी ले सकते हैं। आपको कहने का मतलब है कि जो इमिग्रेंट्स हैं उनको बहरहाल कॉन्स्टेंटली जो है वो एक केयरफुल रहना पड़ेगा कि किसी भी किस्म की ऐसी कोई जो हालात पैदा ना हो जिनमें से उनकी नेशनलिटी तक जो है वो ली जा बिल्कुल वैसे भी हमारी एक अखलाकी भी जिम्मेदारी बनती है टुवर्ड्स स्टेट्स तो है ही है। बिल्कुल जो भी जिस मुल्क के अंदर रहते हैं उसके कानून को फॉलो किया जाए और हमारी अपनी पहचान है उसको बरकरार रखा जाए, क्योंकि एक शख्स का जो एक्ट है वो सिर्फ उस तक वो मुहित नहीं होता, उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसका इम्पैक्ट पूरी कम्युनिटी के पे होता है। तो आप अपने एक्ट से अपने जो कानून है मुल्क का उसको हमेशा फॉलो करना चाहिए। कोई भी कंडक्ट ऐसा नहीं होना चाहिए जो मुल्क के लिए जो नुकसानदेह हो, टेम्परेरी तौर पर रह रहे हों या परमानेंटली रह रहे हों, जिस सिचुएशन में भी हैं मुल्क के कानून को फॉलो किया जाना चाहिए। जी सर, सब कॉल्स का सिलसिला शुरू करते हैं, देखते हैं क्या कॉल्स हैं। जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई राजा इफ्तिखार बात कर रहा हूँ। मैंने पता करना था कि मेरा अभी इंटरप्रेन्योर टियर 1 पे वीजा हुआ है 3 years का, कल ही मुझे मिला है। मेरे डिपेंडेंट थे मेरी मिसेज और मेरे 2 बच्चे जो यहीं पे बोर्न हुए थे। वो 2007 से मेरे साथ थे लेकिन अभी वो पाकिस्तान में है। मैंने उनका वीजा साथ नहीं भेजा था क्योंकि मेंटेनेंस फंड्स मेरे अरेंज नहीं थे उनके लिए, तो वो उन्होंने वैसे भेजा। अब मैंने उनका दोबारा वीजा अप्लाई करना है पाकिस्तान से उनको यहाँ बुलाने के लिए, क्योंकि वीजा जो PSW डिपेंडेंट थे वो उनका खत्म हो गया 6 Feb। जी जी।
तो उसके लिए मुझे मेंटेनेंस फंड, 2 बच्चे हैं और 1 मिसेज है, उनके मेंटेनेंस फंड्स कितने मुझे शो करने हैं? ये 28 दिन के लिए करने हैं या 90 डेज के लिए करने हैं? ठीक है, यही क्वेश्चन है आपका जी। और एक दूसरा क्वेश्चन ये है कि मेरा एक दोस्त है, 6 मंथ्स हो गए उसने अप्लाई किया हुआ है, तो उसको अभी कल जो है इंटरव्यू की फोन पे कॉल आई है कि जी आप नेक्स्ट मंडे को आप आ जाएं। ठीक है, तो इंटरव्यू में उससे किस तरह की चीजें पूछी जा सकती, क्योंकि अभी काफी सारे लोगों को इंटरव्यूज उन्होंने ऑलमोस्ट परसेंटेज के हिसाब से। जी ठीक है राय साहब, आपके दोनों क्वेश्चन जो है वो हमने ले लिए हैं, मैं आपका इसका जवाब देने की कोशिश करता हूं। जब तक आपका पहला क्वेश्चन है कि मेंटेनेंस जो है वो कितने अरसे की आपने देनी है, तो उसमें आपको जिस तरह की आपकी मेंटेनेंस थी 90 डेज़ की, उन्हीं की इनकी मेंटेनेंस भी आप 90 डेज़ की ही शो करेंगे, ये ज़्यादा आपके लिए सेफ है और यही रिक्वायरमेंट भी है। जहाँ तक आपका दूसरा क्वेश्चन है कि इंटरव्यू कॉल में क्या इंटरव्यू कॉल आई है और क्या क्वेश्चन होंगे। इंटरव्यू कॉल नॉर्मली उस वक्त वो करते हैं जब वैसे तो उनके पास जो डेट्स हैं वो अवेलेबल लेटर की होती हैं, लेकिन कोई बीच में कोई अगर ऐसी सिचुएशन पैदा होती है कि कोई और डेट अवेलेबल हो जाती है तो आपको कॉल करके बताते हैं कि एक जो अर्ली डेट अवेलेबल है, अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, अदरवाइज आपका एक प्रॉपर चैनल जो है जो डेट आएगी वही आपको मिलेगी। तो आइडियल सिचुएशन ये होती है कि आप वो इंटरव्यू डेट जो है वो एक्सेप्ट कर लिया करें अगर आपका केस प्रिपेयर है। बिल्कुल, जहाँ तक क्वेश्चन का ताल्लुक है, ऑफकोर्स तमाम जो क्वेश्चन हैं वो आपके बिजनेस से रिलेटेड होंगे, आपने फंड्स कहाँ से अरेंज किए, किस तरीके से अरेंज किए और आप इन फंड्स को यूटिलाइज कैसे करेंगे, आपका बिजनेस प्लान क्या है, मार्केट रिसर्च क्या है, आपकी बैकग्राउंड क्वालिफिकेशन क्या है, और आप उससे पहले जो है अगर PSW में रहे हैं तो क्या काम करते रहे हैं, किस तरह के टैक्सेस पे करते रहे हैं, आपकी रेलिवेंट फील्ड क्या है, फील्ड ऑफ वर्किंग क्या है। तो यही जो एक नेचुरल क्वेश्चन जो कि आपके इस केस में डिराइव हो सकते हैं, यही सारे क्वेश्चन होते हैं। आपको थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ता है कि किन चीज़ों के ऊपर आप थोड़े से वीक हैं ताकि उनके ऊपर आप थोड़ा सा ज़्यादा प्रिपेयर करके जाएं, लेकिन जो मेन है वो आपके केस के वाले से ही सारे क्वेश्चन हैं। आपको बहरहाल ये है कि अपने तमाम केस के तमाम डॉक्यूमेंट्स, अगर गमट्री पे कोई ऐड दिया है या एडवर्टाइजमेंट दी है, या अगर आपने कोई सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट बनाए हैं, किसी भी कंपनी के साथ के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, तो उनमें क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उनकी कंसिडरेशन क्या है, और क्या रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी सर्विसेज की रिक्वायरमेंट क्या है। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो उसी से रेलिवेंट क्वेश्चन है जो कि वो पूछते हैं और आपको उन्हीं के जवाब कॉन्फिडेंटली देने पड़ते हैं। आपको ये बताना पड़ेगा कि आप एलिजिबल हैं इस बिज़नेस को करने के लिए और आप में वो क्वालिफिकेशन मौजूद हैं कि आप इसको हैंडल कर सकते हैं। जी नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो हेलो जी, शायद कॉल ड्रॉप हो गई है। नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो, शायद कॉल्स मेरा ख्याल है कुछ ड्रॉप हो रही हैं। हेलो जी, हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा नाम हसन है, ईस्ट हैम से बोल रहा हूँ। जी हसन सर 2001 से मैं इस कंट्री में हूँ और 2005 में मैं अरेस्टेड हुआ था फेक पासपोर्ट पे और उसके बाद इन्होंने मुझे डिपोर्ट करने का कहा था। फिर इन्होंने मुझे तकरीबन मेरी सजा के बाद 22 महीने डिटेंशन सेंटर में रखा और लेकिन पाकिस्तानी एम्बेसी और इंडियन एम्बेसी ने दोनों ने कहा कि ये हमारा सिटीजन नहीं है, सो आई बिकेम अ स्टेटलेस। फिर मैं बेल पे बाहर आ गया। फिर इन्होंने मुझे 2013 में दोबारा पकड़ लिया, दोबारा इन्होंने डिपोर्ट करने की कोशिश की और दोबारा एम्बेसी ने यही कहा कि ये हमारा सिटीजन नहीं है, सो आई बिकेम स्टेटलेस अगेन। उसके बाद फिर मैंने अभी स्टेटलेस का केस डाला है, वो केस सबमिट किए हुए भी तकरीबन 5 महीने हो गए हैं, कोई जवाब नहीं है। सो कुड यू प्लीज। अच्छा, जवाब नहीं है तो आप मेरे से क्या जवाब मांगते हैं मेरे भाई? 5-6 माह हुए आपको ये केस फाइल किए हुए स्टेटलेस की वजह से। डॉक्यूमेंटेशन जाहिर सी बात है इसके अंदर बहुत डिफरेंट किस्म की यूनिक डॉक्यूमेंटेशन होती है। आपको पता होगा कि आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स के साथ इनक्लोज किए हैं। तो मैंने जैसे कि पहले प्रोग्राम के शुरू में अर्ज़ किया कि 18 जो हफ्ते का वक्त है वो एक स्टैंडर्ड टाइम है और अगर आपके 18 हफ्ते अगर अभी पूरे नहीं हुए तो आपको फिर स्टिल कुछ थोड़ा सा वेट करना चाहिए। 6 माह तक का अर्सा भी लग जाता है, तो जो कि 24 हफ्ते बनते हैं, तो आप वो भी थोड़ा सा वेट कर लीजिए 6 माह के अरसे तक के लिए। अगर फिर भी वो डिसीजन नहीं लेते तो आप हाई कोर्ट से जो है वो डायरेक्शन दे सकते हैं और इस मामले को जो है एक्सपीडाइट भी करवा सकते हैं। अगर आपके पास वकील है तो उनके जरिए काम कीजिए, खुद भी आप जाना चाहते हैं तो इन पर्सन भी आप पेश हो सकते हैं। जी नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम। जी जी मेरे भाई, आपकी आवाज आ रही है, बात कीजिए। जी सर। जी जी सर, टीवी की आवाज बंद कर दें प्लीज। जी अब बात करें।
ओके जी, मैंने भी टीवी की आवाज बंद थैंक कर यू, दी है। थैंक यू Actually, ब्रदर। हमारा फैम सॉरी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, मेरा ख्याल है वो इंटरेस्टेड नहीं है। नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो आवाज आवाज आ रहा है? जी मोहतरम। ये मेरा दो बेटे हैं पाकिस्तान में, मैं इधर लंदन में हूँ, मैं ब्रिटिश, मेरा फैमिली भी है सारा। जी जी बात करें, मुझे आवाज़ आ रही है, बात करें। वो अभी 5 महीने हुआ कि मैंने उधर एप्लीकेशन दिया है पेडेक्स में, फिर एक लेटर मुझे आया, वो बोला कि तुमने टैक्स टैक्स नहीं दिया। फिर मैंने वापस वो टैक्स पेपर भी भेज दिया, सब भेज दिया। अभी तो 3-4 वीक हुआ, कोई अहवाल नहीं है, उसको क्या करूँ अभी? अच्छा ठीक है जी सर साहब, उन्होंने टैक्स के पेपर मांगे कि जी आपने टैक्स नहीं दिया, शायद वो इनकम स्टैब्लिश करने की इनकी कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल, इनको ऑब्वियसली आपने डॉक्यूमेंट्स जो उनसे मांगे गए हैं उन्होंने डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर दिए हैं, अभी इन्हें वेट करना चाहिए। जैसा कि आपने पहले भी जिक्र किया है इस बात का कि तकरीबन 6 महीने तक तो एप्लीकेशन के मतलब ओवरऑल के वो टाइम लेते हैं, तो ये वेट करेंगे। उसके बाद जो भी वो जवाब आता है फिर उसके मुताबिक होगा, जो डिसीजन कहते हैं उसके मुताबिक जो है ना वो फिर आगे एक्शन लिया जा सकता है। आप ये ज़रूर मेक श्योर कर लें कि आपके डॉक्यूमेंट्स आपने जो भेजे हैं वो उनको मिल गए हैं, तो वो ये ज़रूर अपने सोलिसिटर के ज़रिए या खुद कॉल करके ज़रूर चेक कर लीजिए कि डॉक्यूमेंट्स उनको मिल गए हैं वो। ठीक है जी, नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो जनाब, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाईजान? ठीक है जी अल्लाह का करम मेरे भाई, आप बताइए। भाईजान, ये नेशनलिटी मैंने अप्लाई की थी, उसके लिए कितनी देर लग जाती है नॉर्मली? अप्लाई करने के लिए कि अप्लाई करने के बाद कितना टाइम लग जाता अप्लाई है? करने के बाद उन पैसे वगैरह उन्होंने ले लिए, जी एक्नॉलेजमेंट का लेटर भी आ गया, हाँ। तो अभी कितनी देर इंतजार करना पड़ेगा? देखें, इसमें फ्रैंकली स्पीकिंग कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जो कि 6 मंथ का पीरियड तो ओवरऑल पीरियड वो सबको टाइम देते हैं, लेकिन जो नेशनलिटी वाला इशू है इसमें सम टाइम वो 6 मंथ से ज़्यादा भी टाइम ले लेते हैं। कुछ और उसमें इश्यूज होते हैं, उनको वो चेक करते हैं, कुछ वेरिफिकेशन करनी होती हैं तो वो करते हैं, क्योंकि वो आपका पॉइंट है जहाँ पे आप एक इमिग्रेंट से या एक सेटल्ड पर्सन से एक नेशनल पर्सन की जो है पोजीशन में चेंज होते हैं, तो यहाँ पे आपके सारे चेक्स जो हैं वो वेरिफिकेशंस करते हैं वो, तो सम टाइम्स इन केसेस में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा भी लग जाता है। अगर आपको 6 महीने से ज़्यादा लगा है तो आप डेफिनेटली आपका पास राइट है कि आप उनसे इंक्वायर करें कि इतना लेट क्यों हो रहा है, आप उनसे इंक्वायर कर सकते हैं। जी नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो हेलो, आज साइलेंट कॉल्स बड़ी आ रही हैं। हेलो हेलो जी, हेलो जी आपकी आवाज आ रही है, बात करें। हेलो जी, डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर अस? सत श्री अकाल भाजी। जी सत श्री अकाल जी। भाजी मैनू 11.5 साल हो गया आई ना जी जी। मेरा हाई कोर्ट च भी कीता सी केस असी। ओके हेलो जी, आवाज आ रही है, कुछ गल जारी रखो। आवाज लाइन ते कोई होर है भाजी। जी आवाज आ रही है थोड़ी, तुसी गल अपनी करो, सवाल मुकम्मल करो अपना। हेलो जी, खातिन हज़रात, एक थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है कि जब कॉल करते हैं आप तो आपसे बहुत एक मुअद्दबाना गुजारिश है कि अपने टीवी का वॉल्यूम लो कर लिया करें, क्योंकि ट्रांसमिशन का जो रिले टाइम है उसमें थोड़ा डिले होता है। आप अपनी आवाज़ सुनने की कोशिश करते हैं टीवी पे, फ़ोन पे बात नहीं हो पाती। तो अगर आपको रियली अगर आप इंटरेस्टेड हैं क्वेश्चन का आंसर लेने के लिए, तो आप टीवी की आवाज़ कम करके या बंद करके फ़ोन के ऊपर हमसे बात करें प्लीज़। मैं आप इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपको फौरी तौर पर उसका जवाब दें। जी हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। पहला मैंने कॉल किया था लेकिन वो मुझे समझ में नहीं आया, तो मैंने वो पेपर भेज दिया, सिर्फ वही टैक्स पेपर मांगा था, दूसरा कुछ नहीं मांगा, तो और कुछ तो नहीं मांगेगा, सिर्फ वही टैक्स पेपर भेज दो। जी अगर देखें, उन्होंने आपको जब भी पेपर मांगे होंगे ना, उसका टाइम पीरियड भी आपको दिया होगा कि इतने टाइम के अंदर आपने हमें ये पेपर प्रोवाइड करने हैं, तो आप वो उनको पेपर प्रोवाइड करें और जो पेपर उन्होंने मांगे हैं आप वही पेपर देंगे। उसके अलावा आपको कोई और पेपर देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपके सर्कमस्टांसिस में कोई मटेरियल चेंज आई है जो कि आप उनके इल्म में लाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आपका एड्रेस चेंज हो गया या आपकी जॉब चेंज हो गई है या कोई ऐसी अगर बड़ी चेंज आई है, तो वो उनको ज़रूर इन्फॉर्म करें। अदरवाइज जो डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं सिर्फ वही डॉक्यूमेंट्स उनको प्रोवाइड करें, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर उनको कोई और डॉक्यूमेंट चाहिए होते तो वो मांग लेते, वो शर्म काहे को करते। ठीक है जी, नेक्स्ट कर लेते हैं। हेलो
हेलो जी भाईजान, मैं आपसे ये पूछना था, मैंने लीगल से शादी करी 2011 ਵਿੱਚ सितंबर ਵਿੱਚ ਤੇ 2011 अक्टूबर ਵਿੱਚ केस लाया है ना, तो उनको घर के पेपर भी, माई पे स्लिप्स, बैंक स्टेटमेंट, सारा कुछ भेजा होम ऑफिस को, तो उन्होंने फीस भी निकाल ली है 972 समथिंग। एंड आई वांटेड टू फाइंड आउट भी जिदा मेरे हस्बैंड ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ I don't know what happened and all पता नहीं रिफ्यूज हो गया, पता नहीं फिर की हुआ, तो फिर मेरे हस्बैंड काम करता था, वो पकड़ा गया, उन्होंने उसको साइन पर लगा दिया, वो भी साइन हो जाता है, तो वो बोलते हैं आपका स्टेट ही यहाँ पर कुछ नहीं। तो हमने एमपी से भी लेटर पाया है। आपका क्वेश्चन क्या है? मैं सारा समझ गया, आपका क्वेश्चन क्या है? एप्लीकेशन डाली है, ब्याह मैरिज बेसिक कुछ आम ब्रिटिश। सॉरी, व्हाट इज योर क्वेश्चन एग्जैक्टली? हेलो जी, मैं कह रहा हूँ आपका एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या है? फैक्ट्स मुझे समझ में आ गए हैं, सवाल बताइए क्या है? क्वेश्चन ये है कि वो 2011 पे एप्लीकेशन डाली है, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया हमको, तो मैंने एमपी से भी कांटेक्ट किया, एमपी ने लेटर लिखा, उसको एमपी बोलते हैं कि उन्होंने एमपी को लिखा है, वो कहते हैं अभी हम कुछ जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने पहले से केस लगाया था, तो वो ही वाज़न्ट प्रॉपर solicitor. Obviously, he was like one of them person, he was sitting home and doing people's jobs, just getting the money, and उन्होंने मेरे हस्बैंड को क्रिमिनल बना दिया। ओके, ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि इसका जवाब देने के लिए जो आपकी कोशिश है। जी साहब भाई, आप कोशिश करेंगे ज़रा, क्या एग्जैक्टली कुछ चीज़ें क्लियर नहीं है जिसकी वजह से 100% मैं क्लियरली जवाब तो नहीं दे सकता। अब जहाँ तक मुझे समझ लगी है वो ये है कि इन्होंने अपने हस्बैंड का, ये खुद ब्रिटिश हैं और इनके जो हस्बैंड हैं उनके साथ इनकी मैरिज हुई ओबियसली, तो उन्होंने एप्लीकेशन की। अब एप्लीकेशन किसने की है इसके मतलब वो बता रही थी कि शायद वो सोलिसिटर नहीं थे, बहरहाल जिसने भी एप्लीकेशन की, आपके बिहाफ पे एप्लीकेशन चली गई, एप्लीकेशन अभी पेंडिंग है, तो पेंडिंग एप्लीकेशन के अंदर जब तक उसका डिसीजन नहीं आता उस वक्त तक तो कोई हम एडवाइस नहीं दे सकते। 11 मंथ्स हो गए हैं, 10-11 महीने हो गए हैं। हाँ, इनको इंक्वायर करना चाहिए, फ़ोन करना चाहिए, और फिर ये है कि प्रॉपर सोलिसिटर को अथॉरिटी दे के उनके थ्रू अपने केस को आगे प्रोसेस करना चाहिए, बजाय इसके कि या तो ये खामोशी से बैठे रहें और या फिर एमपी के इन्होंने ट्राई किया, लेकिन एमपी को उन्होंने जवाब ये दिया कि अभी वो टाइम लगेगा उसमें, हाँ जी, जवाब आने में। तो इसका बेहतरीन हल यही है, इंतज़ार करना पड़ेगा या फिर सोलिसिटर को इंस्ट्रक्ट करके उसके थ्रू इस प्रोसेस को एक्सपेडाइट करना चाहिए, क्योंकि आपके फैमिली राइट्स इसमें जो है वो इन्फ्रिंज हो रहे हैं। जी, जो एक्सपेडाइट करने के लिए जो प्रोसेस है वो जैसे कि पहले हम बता चुके हैं कि आप हाई कोर्ट से जो है वो डायरेक्शंस ले सकते हैं, जुडिशियल रिव्यू फाइल करके कि इस मामले को इतना लिंगर ऑन क्यों किया जा रहा है, इसको सॉर्ट आउट किया जाए, इसको डिसीजन दिया जाए इसके ऊपर। तो ये आपके केस के ऊपर डिपेंड करता है क्या है उसमें इतना पोटेंशियल है या नहीं है। मेरी एडवाइस है, जैसे कि साहिर साहब ने कहा, सोलिसिटर के जरिए मशवरा करके ही आप इसके ऊपर कोई नेक्स्ट कदम उठाइए। जी, नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, मेरा नाम खान साहब है। मेरा एक लड़का यूरोपियन सिटीजन है, वो उसके बेसिस पे मुझे 2007 में 5 इयर्स का वीजा मिला था, रेजिडेंट स्टे इन द यूके। फिर उसके 5 साल जब कंप्लीट हुए तो उसमें कन्विक्शन हो गई, उसको कोई फाइट की तो प्रिजन में चले गए, फिर उन्होंने रिजेक्ट कर लिया। फिर मेरा दूसरा लड़का जो ब्रिटिश सिटीजन था, तो वो भी अंडर 17 इयर्स ओल्ड था, तो उसके बेसिस पे फिर मुझे उन्होंने 3 साल का वीजा दिया। तो अभी वो 3 साल कंप्लीट हो गए, वो कहते हैं तुम्हारा, क्योंकि वो अभी 21 होने वाला है मेरा लड़का जो ब्रिटिश है, तो उन्होंने टाइम दिया कि भी आपका टाइम अभी कंप्लीट हो रहा है, तो आप अपनी कंट्री जाना चाहें या कोई फर्दर कोई एप्लीकेशन भरना चाहते हैं। तो लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मुझे इस अभी आगे क्या करना है। ये रेजिडेंटशिप के लिए मैं कहते हैं मैं यूके इमिग्रेशन अंडर लॉ नहीं आता हूँ, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि मुझे। जी हाँ सर, नो प्रॉब्लम, अभी आपको बताते हैं। जी साहिब भाई, इनका जो पहला वीज़ा था, जो जहाँ तक मुझे समझ लगी, उन्होंने बताया कि एज एन एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर ऑफ ईए नेशनल होगा। जी बिल्कुल ये था, ठीक है। और उसके बाद उनका वो वीज़ा रिवोक हो गया या कर्टेल हो गया, इस बेस के ऊपर के जो इनके फैमिली मेंबर थे ईए नेशनल के, उनके ऊपर कोई कन्विक्शन आ गई।
दूसरा जो वीज़ा इनका लगा है वो इनके दूसरे बेटे के तवस्सुल से लगा है, और वो इस वजह से लगा है कि वो अंडर एज थे और ये उनकी लुक आफ्टर के जी पेरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी की बेसिस के ऊपर कर रहे थे। इसके अंदर चूँकि जब वो 21 के हो जाएंगे ओबियसली फिर आपका ये राइट जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी का वो ख़त्म हो जाता है। तो इसमें आप ये कर सकते हैं, अब डिपेंड करता है कि आप कब से आए हैं, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर दूसरी ये बात है कि आपकी अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी तरफ कितनी है, इन बेसिस के ऊपर आर्टिकल 8 की बेस के ऊपर आप जो है नई एप्लीकेशन कर सकते हैं, जो कि अंडर कैटेगरी नहीं लेकिन ह्यूमन राइट्स की बेस के ऊपर आप ये कह सकते हैं कि उनके साथ आपकी फैमिली लाइफ कितनी डेवलप होगी, और डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसिस कि आपके पाकिस्तान के अंदर या जहाँ से भी आप हैं बैक होम से, वहाँ आपके कितने टाइज मौजूद हैं। 276 ADE जो है वो अभी तक आपके एप्लीकेशन की पोटेंशियल है, जिसकी बेस के ऊपर आप नई एप्लीकेशन कर सकते हैं। और फिर बाकी आपके पूरे सर्कमस्टांसिस को देखकर जो भी होगा वो आपको चाहिए कि सोलिसिटर से रब्ता करें, पूरे सर्कमस्टांसिस देखें और उसके मुताबिक फिर एप्लीकेशन की जा सकती है। जी मैं इसको थोड़ा सा समअप करना चाहूँगा कि जो एप्लीकेशन आप ये फ़ाइल कर रहे हैं, इस एप्लीकेशन के लिए ऑफ कोर्स आपको सोलिसिटर की गाइडेंस तो ज़रूर चाहिए, लेकिन आप इस एप्लीकेशन को एक्सटेंड, अपने लीव को एक्सटेंड करवा सकते हैं। उसको डिस्क्रिप्शन लीव की भी एप्लीकेशन फ़ाइल कर सकते हैं, FLRFP है, FLRO है, देयर आर डिफरेंट वेज। लेकिन जैसे कि साहिब साहब ने बताया कि आप प्रॉपर गाइडलाइन लेकर ही कोई एक रास्ता अपनाइए जो कि आपके लिए आपके सर्कमस्टेंसेस से ज़्यादा मैच करता है। ख़ातिन हज़रात, एक साथ ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, प्लीज़ स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू। ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर है। कॉल का सिलसिला दोबारा शुरू करते हैं। जी हेलो। वालेकुम सलाम जी, शायद मेरा नाम है भाई, ब्रेडफोर्ड से बोल रहा हूँ मैं। जी शायद साहब जी, मैं अभी बच्चियों की शादी कर गया हूँ पाकिस्तान में ना, तो मुझे पूछना था कि कितने मंथ की वे स्लिप होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, मैंने किसी दोस्त ने बताया, अभी पता तो नहीं मुझे, कि 18,600 का रोल जो है वो अप्रैल से खत्म हो रहा है, 13,000 पे आ रहा है। क्या ये बात सही है या? अच्छा, आपका सवाल कंप्लीट हो गया। जवाब ये कि अभी तक जो है वो 18,600 जो है ये थ्रेशोल्ड अभी बरकरार है। जिस केस की आप बात कर रहे हैं वो केस अभी पेंडिंग है कोर्ट ऑफ अपील में, और इसका जो डिसीजन है वो मार्च अप्रैल में आना मतवक्को है। पॉसिबल है कि वो 13-14 हज़ार तक को लिमिट कर दें, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अगर आपको अभी केस अप्लाई करना है तो आप 18,600 की ही लिमिट को फॉलो करें। अगर आपको बाद में अप्लाई करना है तो फिर आप मार्च अप्रैल के डिसीजन का वेट कर लें, फिर उसके बाद फिर उसके मुताबिक कर लीजिएगा। अभी तक 18,600 की जो मुद्दत जो लिमिट है वो बरकरार है। जी नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा एक सवाल है, ये सर मैं आया था यूके में 3-4 साल हो गए जी, तो मेरे पास है ये जो रेजिडेंस कार्ड होता है ना, ये यूरोपियन के साथ शादी करने में। जी ठीक है, वो है मेरे पास। तो मेरी वाइफ है डच नेशनल जी। तो मेरा सवाल ये है कि मैं इधर अभी 3 साल होने वाले हैं, मुझे इकट्ठे हम लोग रह रहे हैं, तो उसकी बेस के ऊपर मैं डच नेशनैलिटी अप्लाई कर सकता हूँ? उनकी बेस पे आप डच नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं। देखें जी, हम डच हम लोग रह रहे हैं और मतलब वो डच है मेरी वाइफ, तो उसकी बेस के ऊपर इधर का रेजिडेंस कार्ड मुझे मिला है 5 साल का, जो इधर यूके का। आप इस वक्त कहाँ पे हैं? यूके में हैं या? मैं यूके में रह रहा हूँ। यूके में। अच्छा, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग, देखें हम लोग डच लॉ के जो है स्पेशलिस्ट नहीं हैं, यूके लॉ के हम लोग लॉयर्स हैं। तो यूके लॉ के मुताबिक यूके में रह रहे हैं आप, एज अ रेजिडेंस कार्ड आपके पास आया तो आप रिटेन राइट की बेसिस पे यूके में तो परमानेंट रेजिडेंस आप एक्वायर कर सकते हैं यहाँ पे 3 इयर्स के बाद, लेकिन डच नेशनलिटी आप इस बेसिस पे अप्लाई करें, ये हमारे बिल्कुल इल्म के बिल्कुल बाहर है और हमारे उस अहाते से भी बिल्कुल बाहर है। तो इसके लिए आप किसी डच स्पेशलिस्ट से बात करें, हम उस बारे में जवाब देने से कासिर हैं, माजरत चाहते हैं। जी नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा सवाल ये है कि मुझे सेट एम फिल करना है अपनी वाइफ के लिए, तो उसमें एक थोड़ा सा मसला ये है कि उसमें वो कोहैबिटेशन के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ते हैं, 6 वाइफ के। जी जी। तो मेरा और मेरी वाइफ के जितने भी वो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट हैं, जितना बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह, वो पहले दिन से मेरी आंटी के घर आते हैं, यानी कि वो सिक्योर एड्रेस के लिए। तो लेकिन हम लोग जिस दूसरी प्रॉपर्टी पे रह रहे हैं वहाँ पे बाकी यानी कि रेंट एग्रीमेंट और जो बाकी बिल्स वगैरह हैं वो वहाँ पे आते हैं। तो वो किस तरह से, वो मेरे तो 6 डॉक्यूमेंट्स पूरे हो जाते हैं, लेकिन मेरी वाइफ के 6 पूरे नहीं हो रहे हैं। मेरे बेटे का स्कूल भी यानी कि वो इसी। सर मैं आपके सवाल को सर मैं यहीं पे रोकता हूँ कि आपको 6 डॉक्यूमेंट्स ईच नहीं देने, 6 डॉक्यूमेंट्स ऑल टुगेदर देने हैं।
3 आपके हो सकते हैं, 3 उनके हो सकते हैं। आपको ओवरऑल 6 डॉक्यूमेंट्स देने हैं, तो 6 डॉक्यूमेंट्स 12 नहीं देने, सिर्फ 6 डॉक्यूमेंट्स देने हैं ऑल टुगेदर, दोनों के मिला के। तो उम्मीद है कि आपके लिए आसानी पैदा होगी। नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो 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 जी। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, मेरी और मेरी फैमिली को नवंबर लास्ट ईयर में ह्यूमन राइट्स की बेसिस पे अपील लेना हुई थी। ठीक है। जज ने साथ ही डायरेक्शन दी थी कि फीस भी वापस की जाए। बाय मिस्टेक मैंने पहले कोर्ट को लिख दी थी फीस वापसी की, लेकिन उधर से लेटर आया कि आपको होम ऑफिस फीस के लिए कांटेक्ट करना चाहिए और ईमेल एड्रेस दिया था, जो कि मैंने तकरीबन 15 डेज हो गए उनको भी ईमेल कर दी है फी वापसी के लिए। इसके अलावा मेरे पासपोर्ट वगैरह तमाम होम ऑफिस के पास ही हैं। जब से अपील अलाउ हुई है तकरीबन 3 महीने हो गए, अभी तक कोई कोरस्पॉन्डेंस होम ऑफिस की तरफ से नहीं है। आपका क्या मशवरा है? एक तो फीस कितने दिनों में ये जो ईमेल की है इसका जवाब आएगा, प्लस ये कितना मजीद वेट करना पड़ेगा और हमें कुछ करना चाहिए या सिर्फ वेट? प्लीज। बिल्कुल ठीक है। साहिब साहब क्या कहते हैं? इसके अंदर जब अपील आपकी अलाउ हो जाती है उसके बाद कोर्ट की डायरेक्शंस आती हैं और आपको जो फीस की वापसी है वो होम ऑफिस के थ्रू होती है। आपने ईमेल कर दी है, आप रिपीटेड ईमेल कर सकते हैं उसी पे दोबारा उनको एक्सपेक्ट। बहुत ज़्यादा अपील्स का सिस्टम आजकल शुरू हो गया क्योंकि होम ऑफिस का रिफ्यूज़ल करने की वजह से अपील्स का बर्डन बहुत ज़्यादा, और जब अपील अलाउ होती है इसी तरह होम ऑफिस के पास जो है उसका बर्डन भी बहुत ज़्यादा होता है, तो इसके अंदर टाइम लगता है। आपको कांटेक्ट करना चाहिए अपील प्रोसेसिंग यूनिट से, जो कि आप राइटिंग में भी कर सकते हैं, किसी सोलिसिटर के थ्रू भी कर सकते हैं, और अपने सर्कमस्टांसेस को बयान करके कि अगर आप किसी चीज़ को किसी वजह से एक्सपेडाइट करना चाहते हैं, ऑब्वियसली आपका राइट बन गया जब से कोर्ट की डायरेक्शंस आई हैं और अपील अलाउ हुई है कि वो एज सुन एज पॉसिबल आपको वीज़ा ग्रांट करे और आपकी फ़ीस आपको वापस करे। जी नेक्स्ट कॉल। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, मेरा आपसे सवाल है कि इंडेफिनिट तो है और नेचुरलाइजेशन अप्लाई करने के लिए डिसेबिलिटी लीव अलाउंस के लिए कोई फीस की रियायत नहीं है? पासपोर्ट, ब्रिटिश पासपोर्ट की अप्लाई के लिए कोई हाफ फीस या ऐसा कोई होम ऑफिस का कोई कानून हो? जी ठीक। और सेकेंडली मुझे ये पूछना था कि यूके लाइफ टेस्ट का भी मस्ट है, मतलब किसी भी हालत में पास करना है? कुछ ऐसे भी लोग होते हैं मतलब जो नहीं पास कर सकते, ठीक है, बीमार होते हैं, तो उनके लिए होम ऑफिस का क्या रूल है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। साहिब साहब अभी आपको दोनों चीज़ों के बारे में बताते हैं। जी साहिब साहब, डिसेबिलिटी की सूरत में कोई एग्जाम्पशन है इनको, और लाइफ इन यूके में कोई एग्जाम्पशन है? लाइफ इन यूके का मतलब ये है कि उनकी एग्जाम्पशंस में जब आपकी एज 65 से ज़्यादा हो अगर, तो फिर एग्जाम्पशन है, या किसी डिसेबिलिटी की वजह से आप जो है वो लाइफ इन यूके पास नहीं कर सकते, उसकी वजह से एग्जाम्पशन मिल जाती है। तो ये है कि चंद एग्जाम्पशंस हैं, आपके हालात के मुताबिक देखना पड़ेगा कि वो आपको अप्लाई होती है कि नहीं आती है। जी दूसरा क्वेश्चन है कि डिसेबिलिटी की सूरत में क्या फी एग्जाम्पशन मिल सकता है? फीस एग्जाम्पशन जो है वो डिसेबिलिटी की बेस के ऊपर क्लियरली वैसे कहीं मेंशन नहीं है। मतलब उस तरीके से हो सकता है कि अगर डिसेबिलिटी की वजह से अगर आप काम नहीं कर सकते हैं और आप काम नहीं कर सकते तो आप एग्जाम्पशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम्पशन की एप्लीकेशन आप कर सकते हैं, लेकिन ये है कि टोटली उनकी डिस्क्रिप्शन पे है। जी जी, कि उसको अलाउ करें या ना करें। जी क्योंकि ये एक ऑप्शनल है, आप नेशनलिटी लेना चाहें ना लेना चाहें, कोई ऐसा कोई इनकम्बेंट नहीं है जिसकी वजह से वो आपके ऊपर, अगर आपका कोई कोर्ट का मैटर होता तो उसके ऊपर डेफिनेटली आपको एग्जाम्पशन हासिल होती हैं क्योंकि आप अपना एक राइट इस्तेमाल करते हैं। तो इस सूरत में आपके ऊपर ऑप्शन है, आप लेना चाहें लें, ना लेना चाहें ना लें। तो अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप ना लीजिए। तो अगर कोई वैसे प्रॉब्लम है तो आप उनसे बात कीजिए, हो सकता है वो आपको डिस्कशन की ग्रांट कर दें। जी नेक्स्ट कर लेते हैं। हेलो हेलो जी, आप बहुत अच्छा प्रोग्राम देते हैं सर। आपकी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम की वजह से काफी सारे लोगों के सुकून मिलता है सर। जी शुक्रिया। जी जी, मेरा सवाल ये है कि मैंने जिब्रानो के बेस पे एप्लीकेशन की थी EA2 की जी, लेकिन वो रिफ्यूज हो गई अभी। ओके। और मेरी आंटी यहाँ पे है, मेरे डैड की सिस्टर, और मेरे 10 साल हुए लेकिन मैं ओवर स्टे हूँ। तो क्या मैं सर FLRO के बेस पे और मेरे आंटी के ह्यूमन राइट्स के बेस पे एप्लीकेशन कर सकता हूँ? आंटी का क्या स्टेटस है यहाँ पे? वो ब्रिटिश होंगी? वो ब्रिटिश सिटीजन है। हाँ जी। और कोई डिसेबिलिटी है उनको? कोई नहीं, वो उसको थोड़ी सी आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है और डिप्रेशन है। और डे टू डे केयर की मैं ही सब लुक आफ्टर करता हूँ, फाइनेंशियली और सब कुछ। आई मीन जी साहब, ज़म्ब्रानो का रेफरेंस है, क्या कहते हैं आप? अगर तो आप अगर कोई बच्चा इस तरह है जो ई नेशनल है और या फिर ब्रिटिश है, दोनों सिचुएशंस के अंदर, और वो अंडर एज है और उसकी लुक आफ्टर ये कॉलर करते हैं और वो हर तरह से इनके ऊपर डिपेंडेंट है, फिजिकली भी और ये है कि फाइनेंशियली भी,
तो इस सिचुएशन के अंदर तो वो अप्लाई कर सकते हैं, चूंकि उनका रिफ्यूज़ हो चुका है इसकी बेस के ऊपर। अब उसके पूरी एप्लीकेशन और पूरे डॉक्यूमेंट्स के बगैर तो मैं नहीं बता सकता क्या पोजीशन है, लेकिन इसमें यह है कि आपका दूसरा तरफ जो पहलू है वो प्राइवेट और फैमिली लाइफ का बनता है आर्टिकल 8 की बेस के ऊपर। उसके अंदर यह है कि अगर अडल्ट डिपेंडेंट हों, अडल्ट जो आपके रिलेटिव्स हैं उनके साथ भी फैमिली लाइफ डेवलप हो सकती है, वो इस्टेब्लिश की जा सकती है ऑन बेसिस ऑन द सर्कमस्टांसिस, इस बेस के ऊपर कि जो आपका उनके साथ ताल्लुक है वो मोर देन नॉर्मल इमोशनल लिंक्स है, उससे ज़्यादा बढ़कर है, आम जो एक रिलेशनशिप के अंदर होता है उससे ज़्यादा बढ़कर है, डिपेंडेंसी की वजह से, फाइनेंशियल डिपेंडेंसी की वजह से। ये अगर बेसिस हैं तो फिर आप उसकी बेस के ऊपर एप्लीकेशन कर सकते हैं, और साथ आर्टिकल 8 के बेस के ऊपर जो है वो सबमिशन दे सकते हैं FLRO की बेस के ऊपर, जो कि अभी आपको सेंड करना पड़ेगा FLR FP के एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर। आर्टिकल 8 की जितनी एप्लीकेशंस हैं वो इस फॉर्म पे होती हैं। तो ये पोजीशन है 10 इयर्स की बेस पे प्राइवेट लाइफ को भी आप एंगेज कर सकते हैं और फैमिली लाइफ को भी एंगेज कर सकते हैं। थैंक यू जी। नेक्स्ट कॉल पे हेलो 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 जी हेलो जी जी आवाज आ रही है आपकी, बात कीजिए। हेलो जी, नेक्स्ट कॉल दे रहे हैं प्लीज, आई थिंक इनको आवाज नहीं आ रही। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैंने ये पूछना था, मैं यहाँ पे स्टूडेंट आई थी और मेरी शादी इधर हो गई थी, तो मैंने जब अपने वीजे के लिए अप्लाई किया था तो इंडेफिनेट के लिए, लेकिन क्योंकि मेरा ऑयल्स का टेस्ट जो है वो एक्सपायर हो गया था, इस वजह से इंडेफिनेट की बजाय उन्होंने मुझे 3 साल का दे दिया ना वीजा। तो अभी मेरा नेक्स्ट ईयर में एक्सपायर होना है, तो क्या मैं इंडेफिनेट के लिए अप्लाई कर सकती हूँ या मुझे 3 साल के लिए अप्लाई करना पड़ेगा? 6 साल का पूरा करना पड़ेगा या मैं कर सकती हूँ अगर वगैरह? जी साहब, जो आपको पहली दफ़ा आपने एप्लीकेशन की है उसके अंदर बाकी सारी रिक्वायरमेंट्स आप इंडेफिनेट की मीट कर रही थी सिवाय इंग्लिश लैंग्वेज के जी, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज इनका एक्सपायर हो चुका था। इस सिचुएशन के अंदर जो एक्स्ट्रा आपको डिस्क्रिशनरी लीव उन्होंने दी है वो इसी बेस के लिए दी है और इसी बुनियाद पर दी है कि इस टाइम के अंदर आप अपना इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट जो है वो कंप्लीट करके इंडेफिनेट की एप्लीकेशन करें। आपको 6 ईयर वो डिस्क्रिशनरी लीव जो आपके ज़हन में आ रही है उसके लिए वेट नहीं करना पड़ेगा, बल्कि इंडेफिनेट की एप्लीकेशन करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको इंग्लिश लैंग्वेज का रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी होगी। जी, थैंक यू। नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मुझे आपसे 2 क्वेश्चन करने। जी फरमाइए। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, बात कीजिए। हाँ जी, मुझे 2 सवाल करने। एक तो ये कि वो जो 18,600 वाला स्पाउस वीजे का है वो कम हुआ है कि नहीं हुआ? ठीक है, सुनने में आया था कि लॉ पास हो गया। 18,000। दूसरा क्या है? सॉरी 1300 का। दूसरा सवाल क्या है? और दूसरा क्वेश्चन ये है कि वो मेरे फैमिली फ्रेंड है, वो उन्होंने लेगेसी में केस किया हुआ था तकरीबन 4-5 साल से जी। तो क्या वो उनके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है कि वो जाके किसी की शादी करना चाहते हैं वो, तो वो क्या मतलब कर सकते हैं बगैर किसी डॉक्यूमेंट के? सिवाय लॉयर का लेटर है उनके पास, रजिस्टर्ड हो सकते हैं जाके? जी ठीक है। जहाँ तक पहले सवाल है ब्रिटिश औरत के साथ। जी ठीक है। जहाँ तक 18,600 का ताल्लुक है, मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि ये लिमिट अभी तक बरकरार है। अप्रैल में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कोर्ट ऑफ अपील की जजमेंट आएगी तो शायद ये 13,000 तक ये लिमिट चली जाए, लेकिन फिलहाल जब तक कोई डिसीजन नहीं आता ये 18,600 की लिमिट अभी तक बरकरार है। दूसरा क्वेश्चन है कि लेगेसी की सूरत में शादी कैसे कर सकते हैं? शादी करना जो है एक फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 12 है ह्यूमन राइट्स एक्ट का जो सेक्शन 12 है उसके तहत वो शादी कर सकते हैं। अगर आईडी के हवाले से कोई रिक्वायरमेंट्स जो कि रजिस्ट्रार डिपार्टमेंट आपसे करता है तो उसके लिए आप होम ऑफिस से लिख के उनसे सर्टिफाइड कॉपीज जो है पासपोर्ट की मंगवा सकते हैं, अगर वो आपको दे दें तो। अदरवाइज़ आपके जो बाकी पेंडिंग डॉक्यूमेंटेशन होते हैं उनको दिखा के भी आप रजिस्ट्रार के पास जा सकते हैं। शादी आपकी रजिस्टर होने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम आती है और जब तक आपका केस लेगेसी में पेंडिंग है, आप स्पेसिफिकली एक जुडिशियल रिव्यू फाइल करके हाई कोर्ट के जरिए परमिशन ले सकते हैं ताकि आपकी शादी को रजिस्टर किया जाए, क्योंकि ये एक आपका फंडामेंटल राइट है। जी नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो हेलो जी हेलो जी जी आवाज आ रही है, बात करें। जी मैं मलिक बात कर रहा हूँ जी, साउथ हॉल से। मलिक साहब जी मैं इंडेफिनेट स्टे पे था
और अभी मैंने नेशनैलिटी अप्लाई की हुई है। तो मेरी मिसेज पहले आई थी यहाँ पे, लेकिन वो फिर वापस चली गई। वो उस वक्त इंडिपेंडेंट वीजा पे थी। ओके। और अभी मैंने ये पूछना था कि अभी मैं उनके लिए क्या स्पाउस वीजा अप्लाई करूंगा एक, और दूसरा ये है कि उनको कोई टेस्ट वगैरह वहाँ पास करने की जरूरत है या नहीं है। जी ठीक है जनाब। सवाल नंबर, पहले सवाल का जवाब ये है कि जी आप उनको स्पाउस वीज़े के जो डिपेंडेंट है उसके तौर पे अप्लाई करवाएंगे, और दूसरा जवाब ये है कि उनको B1 का जो है टेस्ट जो है पास करना पड़ेगा। लेवल B1 इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स उनको कंप्लीट करना पड़ेगा। जी नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं ब्रिटिश नेशनल हूँ और वाइफ और बच्चे स्पाउस वीजा पे हैं। सितंबर में मैंने इंडेफिनेट अप्लाई करना है। मैं पार्ट टाइम काम करता हूँ और वर्किंग एंड चाइल्ड टेस्ट कर ले रहा हूँ। तो वाइफ जब अप्लाई करेगी उस पर इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा? जी सर, साहब वर्किंग टैक्स क्रेडिट ले रहे हैं, चाइल्ड बेनिफिट्स ले रहे हैं, उसके ऊपर कोई फ़र्क पड़ेगा इनको? इंडेफिनेट की एप्लीकेशन के अंदर जब आप करते हैं तो आपको मेंशन करना पड़ता है कि आप कौन कौन से बेनिफिट्स या पब्लिक फंड्स ले रहे हैं। इसके अंदर जो लॉ है वो ये है कि जब आप किसी पार्टनर को बुलाते हैं तो सबसे पहले ये डिक्लेयर करते हैं कि मैं जो है इनको बगैर किसी पब्लिक फंड के मेंटेन कर सकता हूँ, अकोमोडेट कर सकता हूँ। अब जो आप बता रहे हैं, अगर तो वर्किंग टैक्स क्रेडिट आप ले रहे हैं तो उसके अंदर प्रॉब्लम तो है। उसमें यह है कि डिक्लेरेशन आपको देना ज़रूरी है, डिक्लेयर करना पड़ेगा एप्लीकेशन के अंदर कि आप कौन कौन से बेनिफिट्स ले रहे हैं। लेकिन वर्किंग टैक्स क्रेडिट जो है उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है, वो शायद इंडेफिनेट ना दें, आपको डिस्क्रिप्शन लीव दें इसकी बेस के ऊपर। जी इसमें खत्म भी कर सकते हैं। जी इसमें थोड़ा सा मैं ये ऐड करता चलूँगा साथ साथ साहिब साहब जो बात कर रहे हैं इसमें कि जब आप चाइल्ड बेनिफिट्स लेते हैं तो वो तो खैर बच्चों का राइट है, वो उसमें प्रॉब्लम नहीं है। वर्किंग टैक्स क्रेडिट जो होते हैं उसमें आप अपनी जो इनकम की बेसिस के ऊपर ये बेनिफिट्स जो है लेते हैं। तो अगर आपकी इनकम में जो है वो बिलो द एवरेज है, डेफिनेटली दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग दीज वर्किंग टैक्स क्रेडिट्स। तो अगर वो बिलो द एवरेज है तो आप डेफिनेटली उनकी रिक्वायरमेंट्स जो है वो पूरा नहीं कर पा रहे कि आप अपनी फैमिली को सपोर्ट करेंगे, तो इस सूरत में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। आप इसको अच्छे तरीके से इसको अपने लॉयर के साथ कंसल्ट करके फिर अपने केस को फाइल कीजिए। नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो हेलो जी, आवाज़ आ रही है आपको? हेलो जी मोहतरम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी टीवी की आवाज प्लीज बंद कर दीजिएगा, बराए मेहरबानी। जी जी आवाज बंद हो जाती है। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये है, हफीज बोल रहा हूँ ऑक्सफोर्ड से। जी हफीज साहब। जी हफीज साहब बात करें। हेलो जी बोलें। सर जी मैंने अपना केस डाला था ILR का लॉन्ग रूट पे 10 इयर्स प्रोसेस पे, तो अभी तक मुझे इसका रिस्पांस नहीं आया। मैंने सिर्फ ये पूछना है कि मेरी ILR के बाद मेरी वाइफ को लैंग्वेज कोर्स करना पड़ेगा, उसने लाइफ इन UK पास की हुई है ऑलरेडी। जी अब जो लेटेस्ट जो चेंजेस आई हैं उसके तहत अगर इनको इंडेफिनेट अप्लाई करना है तो डेफिनेटली उनको दोनों कोर्सेज जो है पास करने हैं। अगर लाइफ इन UK उनके पास है तो लैंग्वेज कोर्स वो करेंगी, तो उसके बाद ही उनको जो है इंडेफिनेट के लिए वो क्वालिफाई करार पाएंगी। जी नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो 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 जी हेलो जी बताइए जनाब, बताइए बात। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं खुद भी एक छोटा सा स्टूडेंट हूँ इमिग्रेशन का, तो मुझे क्वेश्चन आपसे प्लीज पूछना था। जरूर जरूर। जी मेरे एक फ्रेंड है, उसको कॉलेज वालों ने लो अटेंडेंस की वजह से उसको कॉलेज में नहीं बैठे दे रहे हैं, तो अब इसकी सिचुएशन में उसका कैश जो उन्होंने विड्रॉ कर दिया है। तो अब उससे लड़की को खुद ही होम ऑफिस से रब्ता करना चाहिए या होम ऑफिस या वो लड़की को लेटर लिखेगा? अगर लेटर लिखेगा तो उसमें वो कौन कौन से ऑप्शन देगा? प्लीज सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, वो क्वेश्चन आपका बहुत सिंपल है और आजकल काफ़ी ज़्यादा ये कॉमन है कि अटेंडेंस लेक्चर्स जो हैं वो कम होने की वजह से कॉलेज जो है वो कैश विड्रॉ कर लेता है, क्योंकि कॉलेजेस के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव है होम ऑफिस की तरफ से। तो बहरहाल सबसे पहले मेन चीज़ ये है कि जिस वक्त कॉलेज अपना कैश विड्रॉ करता है, होम ऑफिस जो है फौरी तौर के ऊपर उस पर एक्शन लेता है और उसकी लीव डिपेंड करता है कि अगर उनकी लीव जो है 6 माह से कम बाकी रह गई है तो शायद उनकी लीव कर्टेल नहीं करेगा, लेकिन अगर 6 माह से ज़्यादा है तो लीव कर्टेल कर दी जाएगी और प्रॉब्ली उनको
60 डेज़ का टाइम भी दिया जा सकता है, उससे रीज़न भी कॉल की जा सकती हैं। बहरहाल क्योंकि अटेंडेंस ना लेने की भी कुछ रीज़न्स होती हैं, मेडिकल एविडेंस हो सकती है, तो जो भी खातून हैं या जो भी स्टूडेंट हैं अगर वो खुद इनिशिएटिव लेती हैं तो ये ज़्यादा पॉजिटिव होगा। वो होम ऑफिस को ये अपनी तमाम सिचुएशन बता सकती हैं, उनसे 60 डेज़ के लिए डिमांड भी कर सकती हैं, और सबसे पहले उनको चाहिए कि वो अपने कॉलेज को ये इन्फॉर्मेशन दें, क्योंकि कॉलेज जो है वो अपना जो डिसीजन जो है वो वापस भी ले सकता है अगर उनको मटेरियल एविडेंस दी जाती है। तो पहली बात तो ऐसी सिचुएशन आने ही नहीं चाहिए। अगर आप स्टूडेंट वीज़े पर हैं तो कॉलेज के तमाम रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना चाहिए। अगर किसी वजह से आपसे चूक हो जाती है तो रेलिवेंट एविडेंस दीजिए ताकि उसको डिसीजन को वापस लिया जा सके। अगर वो भी नहीं होता तो आप होम ऑफिस के साथ कांस्टेंट राब्ते में रहिए। खासतौर पे अगर आप अपना एड्रेस चेंज करते हैं तो होम ऑफिस के नोटिस पे लिख रहिए ताकि वो आपको फौरी तौर पे बता सकें कि आपको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। 60 डेज़ का टाइम अगर वो आपको देते हैं तो आप लकी होंगे, जबकि वो पाबंद नहीं है 60 डेज़ का टाइम देने के लिए आपको, क्योंकि आपने अपने वीज़ा कंडीशंस की ब्रीच की है। वीज़ा कंडीशंस की ब्रीच करने की सूरत में आप फिल फोर जो है वीज़ा कर्टेलमेंट के जो है वो आपके ऊपर अप्लाई होगा, और वीज़ा आपको कर्टेल करके आपकी लीव कर्टेल करके वो आपको रिमूव करने की डायरेक्शंस भी दे सकते हैं। तो देयर आर सिचुएशंस कि होम ऑफिस इसको किस तरीके से एक्ट करता है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, उस सिचुएशंस के मुताबिक जो है आपके ऊपर वो इतलाक होगा उसका। ख़वातीन हज़रात, इसके साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो अब ख़त्म हो रहा है। अगर स्क्रीन पे अगर आप हमारा ईमेल एड्रेस देखें जो कि आपको शायद दिखाया जाएगा तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हम कोशिश करते हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए। एक बार फिर हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं आपका प्रोग्राम में शमूलियत के लिए। मुझे और साजिद साहब को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।